के साथ हो किया गया उस पे तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि ये मेरी प्लानिंग थी। नहीं, तेजस्वी यादव आप उठा के देख लेना सदन में, पहले ललन पासवान बोलेंगे, पहले तेजस्वी यादव बोले हैं। अब हम बताते हैं विपक्ष जासूसी करती है। जासूसी क्या करती है? विपक्ष पता करते रहे कि ये सरकार क्या करने वाली है। उसको जब पता चल जाता है कि सरकार काम जो हम लोग करते हैं, प्लानिंग बन होती है, फाइल तैयार होता है, उस पर प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, जो उसके सारे होते हैं, तो वो वहाँ से लीक करता है लोग कि ये सरकार क्या करने वाली है। जो काम हम लोग करने वाले होते हैं वो पहले बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जो हम लोग कर चुके होते हैं ना। तो इसमें बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि विपक्ष कर रही है कि हम शराब, जैसे ही हमारी सरकार आती है हम शराब जो है वो रीओपन करवा देंगे। तो क्या अब जो नीतीश कुमार की सरकार है वो शराब को फिर से चालू करवा? क्या करें बताए, अब नहीं करनी सर, शराब यहाँ पर बंद है तो बंद रहेगा। सबसे बड़ी समस्याओं पे हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं हैं पलायन। यहाँ से जिस तरीके से लोगों का पलायन हो रहा है वो एक भारी और गंभीर समस्या है। विपक्ष हो या सत्ताधार हो, दोनों चाहती है कि किस तरीके से वोटरों को लुभाकर और वोट जो है पलायन के नाम पे लिया जाए। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। एक तरफ नई पार्टी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। क्या कुछ लग रहा है सर? क्या आप बोलेगा नई पार्टी का सूत्रधार? अभी हम देखिए ना, कहाँ मैंने 5,000 वोट नहीं आ पाता नई पार्टी को। गए थे हम तरारी में, प्रभारी थे तरारी में, नई पार्टी, बड़ा नाम। लेकिन विपक्ष जो है सर वो लगातार हमले कर रही है, बोल रही है दारू जो था वो बंद था, इससे राजस्व को घाटा लग ही रहा था। अभी जो बिजली फ्री दिया जाएगा इससे राजस्व को घाटा लग जाएगा। इतनी भुगतान सरकार कहाँ से कर पाएगी? फिर तो वही हाल हो जाएगा, सिलेंडर की दाम बढ़ेगी, अन्य चीज़ों की दाम बढ़ाई जाएंगी, सभी पे जीएसटी लगाई जाएगी। आपको हम बताते हैं ना, 12 यूनिट, 15 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, मैंने 25 यूनिट, 50 यूनिट भी खर्च नहीं कर पाते थे गरीब। हम लोग पता करते तो वो 200, 250, 300 का रिचार्ज करते थे। आज 125 यूनिट लगभग आपसे 800-850 रुपये की बिजली माफ़ हो रही है। तो आराम से गैस का भी खपत कम होगा। बढ़िया है जिस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। ऑन कैमरा सर आप ये बोल रहे हैं कि विपक्ष इस बार बैठने के लायक भी नहीं है? हाँ, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कहाँ से? आधार देख लीजिए ना, एक माई समीकरण बिहार के पास था, वो माई भी टूट चुका है। आप देखिए ना, हमारे साथ कौन नहीं है। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है वो लगातार तेज हो चुकी है, इसलिए क्षेत्र के नेता जो हैं वो लगातार क्षेत्र में कार्यों को अपने अपने कर भी रहे हैं। हम बता दें कि अभी हमारे फ्रेम में जो दिख रहे हैं वो पीरपैंती के विधायक हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे। ललन पासवान जी अभी आपको दिख रहे हैं। सीधी बातचीत करेंगे कि पीरपैंती की जनता जो है क्या इस बार भी ललन पासवान पे भरोसा करेगी और इस बार भी ललन पासवान जीत पाएंगे और किन किन कार्यों को अभी तक इन्होंने अपने क्षेत्र में अंजाम दिया है और कौन से कार्य अभी बाकी है। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कौन कौन से कार्य जो है हो चुके हैं सर और कौन कौन से अभी बाकी हैं? तब आप देखिए कि पीरपैंती के लिए खास करके जो चैलेंजिंग वर्क था, एक तो बिजली की बड़ी समस्या थी, तो सड़क नाम का कोई चीज़ नहीं था भागलपुर तक। और आज बिजली देखिए कि हर गांव में, हर घर में रह रही है और 23 घंटे, 23.5 घंटे, 22 घंटे तो निश्चित रूप से बिजली मिल रही है। 125 यूनिट फ्री। 100। आपको जानकर खुशी होगी, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मेरा ही विधानसभा में इस बजट सत्र में प्रपोजल था कि पूरे राज्य के, पीरपैंती सहित पूरे राज्य के बिहार राज्य के उपभोक्ताओं को जो है कि 200 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दिया जाए। और फिर सरकार ने इसको स्वीकार भी किया। हम लोग लगातार लगे रहे और मिनिस्ट्री से लेकर के दोनों डिप्टी सीएम साहब, सीएम साहब सबको जाके कन्विंस किए और प्रपोजल बना करके फाइनेंस मिनिस्ट्री गई। वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया और एक वित्तीय प्रबंधन की ज़रूरत थी। तो इस काम के लिए बड़े वित्त की ज़रूरत थी और परमानेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि प्रति माह करना, तो वित्तीय प्रबंधन करके 125 यूनिट जो बिजली फ्री का है। इसमें यूनिक क्या है, बाकी राज्यों में है कि आप 120, 25, 125 या जितना फ्री उसके अंदर आपका कंज्यूम करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि आपसे 125 यूनिट का पैसा नहीं देना है। अगर आप 130 यूनिट खपत करते हैं तो आपको 5 यूनिट का ही पैसा देना है, 125 आपको फ्री है। और आप इसके 25 के अंडर आते हैं तो आपको 0 लगना है। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए कि आपको एक तो पहले बिजली नहीं थी, आज बिजली मिलना 23 घंटा
और ऊपर से 125 यूनिट बिजली फ्री एक गरीब परिवार के लिए, मध्य वर्गीय परिवार के लिए, सबके लिए। और सबसे बड़ा बात कंडीशन है इसमें कोई गरीबी अमीरी APL BPL नहीं है। आप गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति, अरबपति, आपको 125 यूनिट गिफ्ट है। सब 125 यूनिट का पैसा नहीं देना है। ये दूसरी इसमें सुधार ये हुए कि पहले ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी हो जाए तो ट्रांसफार्मर का तेल चेंज करने के लिए चंदा करना पड़ता था समाज में। आज ट्रांसफार्मर जल जाए, सुबह जलता है तो शाम में चेंज हो जाता है, शाम जलता है सुबह चेंज हो जाता है। मतलब इसका मेंटेनेंस भी, इसका काम भी इतना फास्ट हुआ है कि ये कल्पना से परे है। लेकिन विपक्ष जो है सर वो लगातार हमले कर रही है, बोल रही है दारू जो था वो बंद था, इससे राजस्व को घाटा लग ही रहा था। अभी जो बिजली फ्री दिया जाएगा इससे राजस्व को घाटा लग जाएगा। इतनी भुगतान सरकार कहाँ से कर पाएगी? फिर तो वही हाल हो जाएगा, सिलेंडर की दाम बढ़ेगी, अन्य चीज़ों की दाम बढ़ाई जाएंगी, सभी पे GST लगाई जाएगी। आपको हम बताते हैं ना, 12 यूनिट, 15 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, मैंने 25 यूनिट, 50 यूनिट भी खर्च नहीं कर पाते थे गरीब। हम लोग पता करते तो वो 200, 250, 300 का रिचार्ज करते थे। आज 125 यूनिट लगभग आपसे 800-850 रुपये की बिजली माफ़ हो रही है। तो आराम से गैस का भी खपत कम होगा, क्योंकि वो चाहे इंडक्शन चूल्हा सब कर देगा, बिजली पर खाना पकाएगा, बिजली पर काम करेगा, क्योंकि जान रहा है कि 125 यूनिट तो हमको फ्री ही है, 25-50 यूनिट का देना भी पड़ेगा, तो उनको पहले से ज़्यादा ये पड़ेगा। पंजाब सरकार वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? सवाल ही नहीं। आपको क्या बोले, जितने भी गवर्नमेंट बिहार इंडिया में किया है तो सब स्टेट से सबसे बेहतर जो है प्लान है, बेहतर स्कीम है। और यह बहुत ही सोच समझ करके, बहुत होमवर्क करके और वित्तीय प्रबंधन के साथ इस काम को किया गया है। कभी इस काम के लिए वित्त की कमी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आप डबल इंजन की सरकार है यहाँ, समझ गए ना? वो अपने हिसाब से देखते हैं, वो डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कभी भी बिहार को वित्त की कमी नहीं होने देंगे। आप जान लीजिए कि जब मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, 10 साल रहे, बिहार को मुश्किल से 2.25 लाख करोड़ आप जो उन्होंने केंद्र से सहायता दिया। लेकिन आज 11 साल में 11वां साल चल रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का मदद किया है। तो आप देख लीजिए, हमारे पास वित्त है, हमारे पास वित्तीय प्रबंधन है, हमारा सेवा का भाव है और डबल इंजन की सरकार है। इसलिए विपक्ष को परेशान होने की नहीं ज़रूरत है। हम लोग प्रबंधन इसका कर लेंगे और करने के लिए हम लोग कोई काम प्रोजेक्ट रोक रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं लगातार प्रोजेक्ट हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे आप देख लीजिए कि इसके पहले हम लोगों ने किया कि वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ा के सीधा 1100 रुपया किया। वो भी बहुत ही प्लानिंग के साथ, वित्तीय प्रबंधन के साथ वो किया गया है। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि ये मेरी प्लानिंग थी। नहीं, तेजस्वी यादव आप उठा के देख लेना सदन में, पहले ललन पासवान बोले, पहले तेजस्वी यादव बोले हैं। अब हम बताते हैं विपक्ष जासूसी करती है। जासूसी क्या करती है? विपक्ष पता करते रहे कि ये सरकार क्या करने वाली है। उसको जब पता चल जाता है कि सरकार काम जो हम लोग करते हैं, प्लानिंग बंद होती है, फाइल तैयार होता है, उस पर प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, जो उसके सारे होते हैं, तो वो वहाँ से लीक करता है लोग कि ये सरकार क्या करने वाली है। जो काम हम लोग करने वाले होते हैं वो पहले बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जो हम लोग कर चुके होते हैं ना। इसमें बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि विपक्ष कर रही है कि हम शराब, जैसे ही हमारी सरकार आती है हम शराब जो है वो रीओपन करवा देंगे। तो क्या अब जो नीतीश कुमार की सरकार है वो शराब को फिर से चालू करवा? क्या करें बताए, अब नहीं करनी सर, शराब यहाँ पर बंद है तो बंद रहेगा। और आप रीओपन आएगी, सरकार कहाँ से आएगी? सरकार कौन पूछ रहा है इन लोगों को? क्या स्थिति है? देश वोट खत्म हो चुका है, जनता पूरी तरह से ये के नज़र में पूरा विश्वास के पात्र हैं। कोई समाज इनके साथ नहीं है। आज समझ लीजिए सब समाज बढ़ चुका है। आज हम लोगों के पास इनका जो माई समीकरण था, माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज हमारे साथ जो है माई समीकरण के एम भी हमारे साथ है, वाई भी हमारे साथ है। जो एम के लिए जो काम हुआ है, ट्रिपल तलाक का जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, तो माई समीकरण, माई भी, एम भी जा चुका है। और हम लोग जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चलते हैं, हमारे पार्टी में वाई समीकरण से हमने होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। हम लोग पार्टी किसी खास के परिवार, खास ये कि जाति के लिए नहीं है, सबकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय मोहन यादव जी हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे बिहार से ही हमारे
अभिभावक हमारे गुरु आदरणीय नित्यानंद राय जी हैं, होम मिनिस्टर हैं। आप लेकिन ये आरजेडी में ये संभव नहीं है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में सारे सर्वोच्च पद जो है ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए रिजर्व है। आरजेडी में सारे सर्वोच्च पद जो है कि तेजस्वी जी के लिए रिजर्व है। वहाँ क्या करें, ये पता चल चुका है। एक ले देके इन्होंने बहुत ही षड्यंत्र के साथ माई समीकरण बनाया था। माई समीकरण बिखर गया है। एम भी आज हमारे साथ है, भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, वाई भी है। ये पूरी कल्पना करते रहे, लोगों को भरमाने का काम करते हैं। इनके भ्रम में, इनके भ्रम जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। लगता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो बीजेपी के सपोर्ट क्यों नहीं, बीजेपी के सपोर्ट में आना ही है। अब जिस तरह से ट्रिपल तलाक में काम हुआ है, जिस तरह से महिलाओं को राहत मिली है, जिस तरह से अब मुस्लिम परिवार टूटने बिखरने से बच रहा है, अब कोई सोच नहीं सकता कि तलाक 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 बस तलाक हो जाएगा। अब नहीं होता है। बस उसको खाली बोलता है ना मोदी मोदी मोदी, बस तलाक बोलता है, मजाक करते रहते, ठीक है। जोगी 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 बस भूल जाता है ये। अब मुस्लिम समाज को आज हम लोग ये देखिए बिजली का माफ़ी कर रहे हैं। ऐसा थोड़े कि 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं तो मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन बन रहा है तो मुस्लिम को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग आवास योजना है, मुस्लिम को नहीं मिलेगा। सारी योजना का भेदभाव का राजनीति में जो जिसके साथ रहे, लेकिन जो सरकार काम करती है, सरकार जो होती है सूरज चांद की तरह हमारी सरकार काम करती है। सूर्य अगर निकली है तो सबको उसकी रोशनी और ऊर्जा देगा। चांद अगर है निकली हुई है तो चांदनी जो है ना उसका सबको मिलना है। अब उसका सूर्य और चांद का कोई अब इबादत करे चाहे नहीं करे, उसका रेस्पेक्ट करे चाहे नहीं करे, सूर्य और चांद को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसी तरह सरकार के साथ सरकार जो है कि सबके लिए काम करती है। सरकार के साथ कौन है, वोट देता है नहीं देता है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। बड़े दिल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो है कि श्रद्धेय श्रद्धेय जो है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये इनकी बनाई हुई सरकार ये है थी, ये पार्टी है, सिद्धांत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो उन्होंने सपना देखा था कि हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत मैंने हमारे एक सिद्धांत के साथ होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का सपना देखा, जो काम किया, उस पर पार्टी काम करती है। यहाँ पे बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं पे हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं हैं पलायन। यहाँ से जिस तरीके से लोगों का पलायन हो रहा है वो एक भारी और गंभीर समस्या है। विपक्ष हो या सत्ताधार हो, दोनों चाहती है कि किस तरीके से वोटरों को लुभाकर और वोट जो है पलायन के नाम पे लिया जाए। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। एक तरफ नई पार्टी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। क्या कुछ लग रहा है सर? क्या आप बोलेगा नई पार्टी का सूत्रधार? अभी हम देखिए ना, कहाँ मैंने 5000 वोट नहीं आ पाता नई पार्टी को। गए थे हम तरारी में, प्रभारी थे तरारी में, नई पार्टी, बड़ा नाम, बड़ा ऐसे हो जाता है। ऐसे लोग यहाँ पार्टी बनाते रहे। बगल में को पार्टी बनाया है, मैंने नेशनल टाइगर पार्टी, ठीक है, एक कार्यालय नहीं है, वो भी नेशनल है पार्टी है, मैंने 100 वोट नहीं आता है। ऐसे लोग पार्टी बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, बार्गेनिंग का काम है। ये सब लोग क्या करते रहे इतना दिन से। आप देखें नहीं पार्टी ये कहाँ से हमारी पार्टी का कोई मुकाबला करेगा। पार्टी हमारी सवाल जो थी पलायन को लेकर, पलायन हम बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि पलायन के लिए, पलायन पर जो है ना आरजेडी को बोलने का कोई हक नहीं है। तो आरजेडी को बोलने का कोई हक नहीं है पलायन पर। तो वो जो है कि क्योंकि आज पलायन यहाँ से क्यों हुआ, यहाँ से डॉक्टर निकल गए, यहाँ से जो है कि इंजीनियर्स चले गए, यहाँ से अच्छे अच्छे बिजनेसमैन चले गए, बगल के मध्य प्रदेश, बगल के यूपी में जाकर के से शिफ्ट कर गए। क्यों गए? इसका वजह तो आप जाने, जिस तरह से यहाँ पर अपहरण उद्योग जो है कि फल फूल रहा था तो उसके कारण गए हैं। तो पलायन पर उनको कहाँ बोलने का हक है? हम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार आई, सुशासन सरकार आई, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया है, अब लोग वापस आ रहे हैं। आप देखें कोरोना में भी जो लोग वापस आए यहीं पर काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने जान जाइए कि ये निर्णय लिया कि युवाओं को हम लोग जो है कि रोजगार के लिए पैसे 10 लाख रुपया रोजगार के लिए मिल रहा है, बिना किसी गारंटी के मिल रहा है। और 10 लाख में से 5 लाख रुपया उनका माफ़ है, 5 लाख रुपया नहीं लौटाना है। और 5 लाख रुपया 1% इंटरेस्ट के साथ, उसमें भी जो SC ST से युवा हैं या और फिर महिला हैं उनको वो भी 1% इंटरेस्ट नहीं देना है।
ओबीसी हैं, जनरल हैं, उनको देना है। और ये मुस्लिमों के लिए भी हो गया है, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो नौजवान है जो अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको भी हमारी पार्टी 10 लाख रुपया बिना गारंटी के दे रही है और 5 लाख रुपया माफ़ है। अब 5 लाख 1% इंटरेस्ट का चुराना है। और पलायन का जहाँ तक अपने क्षेत्र की बात करूँ तो हमारा था ही नरेंद्र मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाने का। आत्मनिर्भर भारत मतलब दिल्ली ही नहीं होता है। आज ये हम जो खड़े हैं कहलगांव में, ये भी भारत है, फिर पैती भी भारत है। तो जो जहाँ है उसका उस प्रखंड में, उस अनुमंडल में, उस जिले में उसका रोजगार मिले, उसको काम मिले, अपने परिवार से नहीं छूटे, इसकी कोशिश हो रही है। और उसी के कड़ी में आप देख रहे हैं कि हमारे पिरपैती में 2400 मेगावाट, जो कहलगांव वाले के थर्मल पावर से 3 गुना है, 2400 मेगावाट थर्मल पावर बनने जा रहा है वहाँ पर। और उससे पलायन रुकेगा। आप जिस तरह से NH हो गया, 4 लेन हो गया, से 6 लेन का भी अप्रूव्ड हुआ है। 2 नई रेल पर योजना आई है, गोड्डा से लेकर के यहाँ पिरपैती से लेकर हसडिया, गोड्डा होते हुए इधर जो है कि पिरपैती से कटरिया, उधर गोरखपुर चले जाएंगे, इधर गुवाहाटी चले जाएंगे। जिस तरह से यहाँ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है हमारे रीजन में, इस रीजन में, तो वो सब पलायन को रोकने ही वाला है। आप समझ लीजिए कि यहाँ एक से एक माने स्टार्टअप लोगों ने शुरू किया है, लोग काम कर रहे हैं यहाँ। अब सब यहाँ मन बना रहे हैं। रात में एक उद्योगपति आए हमसे कि हम लोग अब यहाँ रहना चाहते हैं, जिस तरह का माहौल देख रहे हैं यहाँ पर भी स्कोप है। तो अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और ये जो बोलते हैं विपक्ष या तेजस्वी जी बोलते हैं, जंगल राज 2 बोलते हैं, उन्हीं के वजह से तो पलायन हुआ है, उन्हीं की सरकार की वजह से तो पलायन हुआ है। बोल रहे हैं कि वो अगर जंगल राज था तो ये जंगल राज 2 बन गया। नहीं, जंगल राज 2 कैसे बन जाएगा? आज वो पहले था ना, जो अपराध होते थे ना, वो सरकार संरक्षित अपराध थे। और आज कोई भी अपराध हो, 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा जाता है और वो मामले का उद्भेदन होता है। ये है अंतर। स्पीडी ट्रायल करा के उसको सजा दिलाई जाती, ये अंतर है। पहले सरकार के पास ही अपराधी छुपते थे, अब सरकार पताल में भी छुपी अपराधी को खोज के बाहर निकालते। देख लीजिए, कोई भी केस उठा के देखिए कितनी जल्दी उद्भेदन हो रहे हैं, अरेस्टिंग कितने जल्दी हो रहे हैं, कितना हमारा फास्ट काम कर रहा है। बिहार का जो है कि 112 नंबर इंडिया का सबसे फास्ट है बिहार में। वो 15 से 22 मिनट, कहीं दुर्गम स्थान से भी अगर कॉल्स जाते हैं 112 पर, तो 15 से 22 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँचती है। ठीक है, लोगों को राहत देती, निष्पासन देती है। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है, पलायन कैसे रुकता है? लॉ एंड ऑर्डर है, बिजली हो गई, सड़क हो गई, लॉ एंड जो पलायन को रुकने के जितने एलिमेंट्स चाहिए सारे काम तेजी से हो रहे हैं। आप देखिए कितना गंगा पर कितना ब्रिज बन गया, कितना अभी स्थिति हो गई। अभी देखिए मोकामा हम लोग जाते थे सिमरिया घाट पर, 1 घंटा वहाँ रुकना पड़ता था, 1 वे था। आज वहाँ 6 लेन ब्रिज बन गई, कोई बिना रोक टेक का जा रहा है, आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोगों हम देखें बेगूसराय, खगड़िया, इन सब लोगों को कि भाई पटना जाके काम करके चले आएंगे। जिस तरह से लोग मुंबई में जाते हैं काम करके चले आते हैं, दिल्ली में, नोएडा, गुड़गांव काम करके चले आते हैं, उसी तरह से अब आप बड़े शहरों का लोड घट रहा है। पटना का लोड घटेगा, यहाँ का सड़क बन जाने से पिरपैती भागलपुर से जो कनेक्टिविटी हो गई तो भागलपुर का लोड घटेगा। तो लोड घटना मतलब जो जहाँ है वहीं रहेगा और वहीं उसका काम चलेगा। जी, अपनी आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार में, विपक्ष जो है वो इसलिए हमलावर हो जाती है कि चीनी मिल जो है हमारी जो बंद पड़ी है, वो जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो कब खुलवाएंगे। पिछली बार भी वो वादा करके गए थे कि हम चीनी मिल ओपन करवा के जाएंगे, लेकिन अभी तक भी ओपन नहीं हो पाया। उस पर क्या कुछ आप? देखिए, हम लोग आप बात बता रहे हैं, काम करते हैं, नहीं समझे, बहुत ठोस। चीनी मिल के ओपन के साथ कोई भी प्रोजेक्ट होता है, आप जान लीजिए, उसका होता है प्री सर्वे और पोस्ट सर्वे। कि भाई इसके पहले एक सर्वे होता है कि इस काम हो जाने से क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या उसके लिए एलिमेंट्स है। होने के बाद भी एक पोस्ट सर्वे किया जाता है कि भाई इसका क्या हो। एक सीधा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा हमने उठाया कि आप स्नेक्स बाइट, डेथ ड्यू टू स्नेक्स बाइट कंसीडर एज ए डिजास्टर। भारत में कहीं ये कानून नहीं था, सांप काट ले तो उसको आपदा में लिया जाएगा और उसके लिए सरकार आपदा का 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। तो हम लोगों ने कहा कि विधानसभा है, यहाँ कानून नहीं बनता, कानून बनाया जाए। और लंबे डिबेट के बाद, लंबे बातचीत के बाद सब लोग कन्विंस हुए, सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, मैंने डिजास्टर मिनिस्टर, सब लोग, मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर, सब लोग कन्विंस हुए। और भारत बिहार का पहला राज्य, हम ही लोग लाए थे अटेंशन मोशन, हमारा लाया हुआ है अटेंशन मोशन। भारत पहला राज्य हुआ, भारत का पहला राज्य बिहार हुआ जहाँ ये कानून बना कि स्नेक बाइट से लोगों की अगर मौत होती है सरकार 4 लाख रुपये मुआवजा देगा। लेकिन इसके पोस्ट सर्वे आप करेंगे तो पोस्ट सर्वे में आप देखेंगे कि प्री सर्वे में था काटता है, मर जाता है, गरीब गुरबा
घर उजड़ जाता है, उसको सहायता की जरूरत है। इसके जब बात ये कानून लागू हो गए, जब इसकी सर्वे की जा रही है, तब यानी स्नेक बाइट से डेथ रेट घट गया। 90% अब लोग नहीं मर रहे। इसका क्या हुआ ना, कि क्यों हुआ? क्योंकि सरकार और शासन प्रशासन अब एक्टिव हो गई। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं थी, सांप काट लेने काट लिया, अब उसको पारिवारिक लाभ के तहत 4 लाख मैंने 20,000 मिलते थे। अब है कि अब पहले एंटीवेनम इंजेक्शन हॉस्पिटल आते थे, ऑडिट होते थे, 10 इंजेक्शन आ गया। अब दवाई की कमी नहीं, सारे हॉस्पिटल्स में दवा भर दी गई है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और सरकार प्रशासन वहाँ से सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स फ़ोन करते हैं, मैंने वहाँ VC में बोलते हैं कि स्नेक बाइट से आदमी मरना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं मरना चाहिए। क्यों भाई? मर जाएगा तो 4 लाख रुपये मुआवजा देना पड़ेगा, एक परिवार खत्म हो जाएगा, और खजाने पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। इससे इसका फायदा हुआ। सरकार अब टीवी पर ऐड निकाले है, सांप काटे तो घबराना नहीं चाहिए, झाड़ फूक में नहीं जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, अखबार के फ्रंट पेज पर ऐड आ रहा है। इस तरह होता है। उसी तरह से चीनी मिल को लेकर के ठोस काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो करेंगे ही। एक बात जान लीजिए, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती ही। आप देख रहे, चाहे धारा 370 की बात हो, तो चाहे आप कश्मीर की आज़ादी की बात हो, आप चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, वो करते हैं। और जो नहीं कहते हैं ना मोदी जी, वो पहले करते हैं, ये जान लीजिए। अभी यहाँ सर जी का स्ट्राइक जो हुआ यहाँ लोगों को मॉक ड्रिल करवाया जा रहा था। भाई मॉक ड्रिल, उधर हमला कर दिया पाकिस्तान पर, ठीक है ना। तो यहाँ चीनी मिल अपना स्टार्ट होगा, और जो उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो चाहिए वो सारी तैयारी के साथ होगा, स्थायी तौर पर होगा। विपक्ष को ये सब क्या बोलेगा? विपक्ष को बोलने का कुछ नहीं। इन सब से क्या लेना है? विपक्ष को इंडस्ट्री से क्या लेना है? विपक्ष को चीनी मिल से क्या लेना? विपक्ष को तो जात में पात में बांट करके, अगड़ा में पिछड़ा में, हिंदू में मुस्लिम में भेदभाव फैला करके अपना विपक्ष को सत्ता चलाना है। 15 साल विपक्ष सत्ता चलाए ना, क्या क्या किया लोग देखे नहीं ये सब चीज़ का है। इसलिए सब बिहार की जनता जानती है। जो भी किया है एनडीए की सरकार ने किया है, जो भी किया है नीतीश कुमार वाली एनडीए ने किया है, बीजेपी के डबल इंजन सरकार ने किया है, और आगे भी जो भी करेगी यही एनडीए की सरकार करेगी। जो भी उम्मीद है एनडीए से है, आगे भी जो भी उम्मीद है बिहार की जनता को एनडीए से है। कहीं कुछ नहीं, इस बार विपक्ष विहीन होना है। विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहेगा विपक्ष, ये बात जान लीजिए, कहीं नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने विकास का लंबा लकीर खींचा है, जिस तरह से हम लोग पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से हमारी पुलिस एक्टिव हुई, जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, जिस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। ऑन कैमरा सर आप ये बोल रहे हैं कि विपक्ष इस बार बैठने के लायक भी नहीं है? हाँ, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कहाँ से? आधार देख लीजिए, एक माई समीकरण बिहार के पास था, वो माई भी टूट चुका है। आप देखिए हमारे साथ कौन नहीं है? विपक्ष इस बार बैठने के लायक भी नहीं है। हाँ, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कहाँ से? आधार देख लीजिए, एक माई समीकरण बिहार के पास था, वो माई भी टूट चुका है। आप देखिए हमारे साथ कौन नहीं है? हमारे साथ एम भी है, हमारे साथ वाई भी है। तो कहाँ बचा उनका? एक मात्र सहारा था उनका, एम वाई, जो एम भी चला गया और वाई भी चला गया। हमसे बातचीत करने के लिए ललन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।